हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। चलिए हम आपको अपने इस वीडियो में परिमेय संख्याओं से संबंधित सवालों को हल करना सीखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, परिमेय संख्याएं जिनको हम जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग की संक्रियाओं के साथ कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं पर भी गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, हमारी गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। पहली संक्रिया है योगफल, योग की, जोड़ने की। दूसरी संक्रिया है मुख्य, घटाने की। तीसरी संक्रिया है गुणा की और चौथा संक्रिया है भाग की। यह हमारी गणित की मूल संक्रियाएं हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। इन संक्रियाओं के सीखे बिना हम गणित में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसी तरह से जिस तरह से हम संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, उसी तरह से पूर्णांकों में भी जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग की संक्रियाएं की जाती हैं। तो फिलहाल परिमेय संख्याओं के संदर्भ में अगर हम देखें तो परिमेय संख्याओं पर भी हम जोड़ने की, घटाने की, गुणा करने की और भाग की संक्रिया को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में हमें पहले परिमेय संख्या को समझने के पहले हमें और भी संख्याओं को समझने की आवश्यकता होती है। लेकिन चूंकि मेरा मुख्य प्रकरण परिमेय संख्याओं पर ही है, इसलिए मैं उनकी चर्चा थोड़ी सी कर देना उचित समझता हूँ। जैसे मान लीजिए आप जो है संख्या पद्धति में चलें, नंबर सिस्टम पर चलें, तो उसमें हमारा एक महत्वपूर्ण प्रकरण है पूर्णांक का। और पूर्णांक में धन पूर्णांक भी आता है, ऋण पूर्णांक भी आता है। और धन और ऋण पूर्णांकों में अगर हम शून्य जोड़ देते हैं तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, जिसको हम होल नंबर्स कहते हैं। तो पूर्ण नंबर्स में, होल नंबर्स में धनात्मक संख्याएं भी सम्मिलित हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित हैं और उसमें शून्य भी सम्मिलित है। तो फिलहाल जो हम परिमेय संख्या की परिभाषा करते हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा बहुत ही आसान और सिंपल है, बस केवल समझने की ज़रूरत है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है, जैसा कि हम आपको यह स्पष्ट करना चाह रहे हैं इस लिखित परिभाषा के माध्यम से, कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में आसानी से लिखा जा सकता है। यानी परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं, परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान शून्य होगा तो वह परिमेय संख्या के रूप में परिभाषित नहीं होगी। हाँ, P का मान शून्य हो सकता है, P का मान शून्य हो सकता है तो भी वह पूर्णांक में परिमेय संख्या में आएगा। लेकिन अगर Q का मान शून्य के बराबर है यानी शून्य है तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। अब जैसे परिमेय संख्या के उदाहरण में अगर देखें तो मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, 2/3। इसका मतलब है कि यह 2/3 परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारा अंश पूर्णांक 2 है और हर पूर्णांक 3 है, तो यह एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर हम ऋण 2 और बट्टे 5 लिखते हैं तो इसमें अंश जो है हमारा पूर्णांक के रूप में ऋण 2 है और हर पूर्णांक के रूप में धन 5 है, तो यह भी परिमेय संख्या है। हम एक तीसरी अगली परिमेय संख्या लेते हैं, ऋण 4 बट्टा ऋण 9। अब इसमें देखें जो अंश है वह परिमेय पूर्णांक के रूप में -4 है और जो हर है वह पूर्णांक के रूप में ऋण 9 है, -9 है। तो इस तरह से 4/9 भी जो है यह परिमेय संख्या है। और फिर अगर हम केवल लिखते हैं 9/9
-11, यानी 9/11। तो हमारा अंश है धन 9, यह धन पूर्णांक है, और नीचे का जो 11 है वह ऋण पूर्णांक है। तो यह भी एक परिमेय संख्या ही है। अब हम अगली चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 0/13 लिखते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ चूँकि p शून्य है, यानी हमारा अंश शून्य है, और जो q है, हर है, वह शून्य नहीं है, तो यह भी परिमेय संख्या है। यानी अंश शून्य हो सकता है लेकिन हर शून्य नहीं होगा। अगर हम लिखते हैं 0/13, तो 0/13 भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका अंश शून्य है, न कि हर। तो ये सब परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। अगर हम केवल लिखते हैं 15, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 15/1 लिख सकते हैं, यह परिमेय संख्या है। अगर हम ऋण लिखें 17, तो ये भी परिमेय संख्या है, जिसे हम ऋण 17/1 लिख सकते हैं। यानी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक केवल लिखते हैं तो वह भी हमारा परिमेय संख्या है। अगर हम शून्य केवल लिखें तो शून्य को भी हम बारीकी से लिख सकते हैं 0/1, और ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर हम लिखते हैं 7/0, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। यह आप बारीकी से समझें कि यह शून्य जो 7/0 है, यह परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ हमारा हर जो है q यह शून्य है, और परिमेय संख्या की परिभाषा यह कहती है कि हर का मान शून्य नहीं हो सकता। अगर हर का मान शून्य है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो 7/0 जो है परिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरह से आपको परिमेय संख्या की अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q पूर्णांक होंगे और q विल बी नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान शून्य के बराबर नहीं होगा। तो यह हुआ परिमेय संख्या की परिभाषा। अब परिमेय संख्याओं पर जो हमारी मूल संक्रिया होती है वह किसकी होती है? जोड़ने की, घटाने की, गुणा करने की और भाग करने की हमारी मूल संक्रिया है। तो अब आइए हम उसको देखते हैं। परिमेय संख्याओं पर जो संक्रिया है, परिमेय संख्याओं पर जो संक्रिया है वह कुछ इस तरह की है। परिमेय संख्याओं की जो परिमेय संख्या पर संक्रियाएँ, परिमेय संख्या पर संक्रियाएँ, परिमेय संख्याएँ पर जो मुख्य संक्रियाएँ हैं वह कौन कौन सी हैं? पहले एक संक्रिया है जोड़ की, हमारी एक संक्रिया है जोड़ की। दूसरी संक्रिया है घटाना की, तीसरी संक्रिया कौन सी है? गुणा की, तीसरी संक्रिया हो जाएगी गुणा की, और चौथी संक्रिया होगी भाग की। यह परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं हैं, जोड़ की, घटाने की, गुणा करने की और भाग करने की। तो अब हम पहले एक लेते हैं जोड़ की संक्रिया, परिमेय संख्याओं का योग। यानी परिमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं? परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का योग, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्याओं का योग। अब परिमेय संख्याओं के योग में कई तरह की परिमेय संख्या आएंगी और उनके विविध प्रकार होंगे जिन्हें हम परिमेय संख्याओं के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे पहला है हमारा प्रकरण समान हर वाले परिमेय संख्याओं का जोड़, समान हर वाले परिमेय संख्याओं का जोड़, समान हर वाले परिमेय संख्याओं का जोड़। यानी ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर समान हैं तो उनको हम कैसे जोड़ेंगे? अब जैसे पहला सवाल मैं लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास पहला सवाल है 4/5 धन 3/5। अब इसमें आप देखें कि जो 4/5 है इसका हर भी 5 है और 3/5 में इसका भी हर 5 है। यानी इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है, 5 इसका भी है, 5 इसका भी है। तो हम क्या
के इसको सीधे जोड़ लेंगे। सीधे जोड़ने का मतलब अंश में अंश को जोड़ लेंगे। हम लिखेंगे 4 धन 3 और बट्टा 5 और हमारा जोड़ क्या हो जाएगा 7 बट्टा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इसको जोड़ना बिल्कुल आसान है। अगर हर समान है तो अंश में अंश को जोड़ करके और हम हर कोई दोनों हरों में से कोई एक हर लिख देते हैं। जैसे एक दूसरा लेते हैं, मान लीजिए हमें जोड़ना है 4 बट्टे 5 धन ऋण 3 बट्टे 5 को जोड़ना है। इसमें भी आप देखें कि 5 और 5 दोनों के हर समान हैं, तो चूंकि हर समान है तो हम केवल 5 लिख लेंगे, क्योंकि इसका एलसीएम जो होगा वह 5 होगा। 5 और 5 का एलसीएम 5 होगा। अब यह धन 4 है, धन 4 फिर धन लिखेंगे और यह ऋण 3 हम इसको ऐसे जोड़ लेंगे और हमारा क्या होगा 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बट्टा 5 हो जाएगा। तो इस परिमेय संख्या को हमने जोड़ लिया। तो देखिए जिन परिमेय संख्याओं के हर समान हैं उनको जोड़ना बिल्कुल ही आसान है। अब हम लेते हैं एक अगला सवाल, तीसरा सवाल। मान लीजिए यह 3 बट्टा 5 है, 3 बट्टा 5 है और यह है ऋण 13 बट्टा 5, ऋण 13 बट्टा 5। तो इसमें भी हर समान है, इसमें भी हर जो है दोनों का समान है। इसमें 3 बट्टे 5 में यह 3 बट्टे 5 है, 13 बट्टे 5 में इसका हर 13 बट्टे 5 है। तो 5 और 5 का एलसीएम होगा 5, यह हो जाएगा 3 धन और यह हुआ ऋण 13। अब क्या करेंगे 13 में से 3 को घटाएंगे तो ऋण 10 बट्टे 5। अब 10 में हम 5 से भाग दे देंगे तो 5 दूने 10 हो जाएगा। यहाँ चूंकि हर समान है हमने 5 लिखा, फिर 3 और धन ऋण 13। चूंकि ऋण 13 है और यह धन 3 है तो 13 में से 3 घटेगा तो हमारा ऋण 10 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ऋणात्मक मान ज़्यादा है। तो 13 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो यह ऋणात्मक मान में ही आएगा। तो 13 में से 3 घटाएंगे 10 बट्टे 5। अब 10 में हमने 5 से भाग दे दिया, ऋण 2 हो गया। तो इस तरह से यह तीसरा सवाल हुआ। एक चौथे सवाल को लेते हैं, 14 बट्टे 21 धन ऋण 3 बट्टे 21। अब यहाँ देखें इस दोनों के हर हम ऋण 14 कर देते हैं। ऋण 14 बट्टे 21 धन ऋण 3 बट्टे 21। अब यहाँ देखें दोनों के हर समान हैं तो हमने लिख लिया 21। अब चूंकि यह ऋण 14 है तो ऋण 14 हो जाएगा और फिर धन यह ऋण 3 है, ऋण 3 हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब ऋण को ऋण में जोड़ा जाता है तो उसका मान भी ऋणात्मक ही होता है। तो ऋण 14 है और ऋण 3 है, ऋण 14 में ऋण 3 को जोड़ेंगे तो यह ऋण ही आएगा, क्योंकि ये भी ऋण है ये भी ऋण है। अब 14 में 3 जोड़ दीजिए 17 और हमने यहाँ लिख दिया 17। तो ऋण 14 में ऋण 3 जोड़ने पर हुआ ऋण 17 और बट्टे हो गया 21। तो इस तरह से समान हर वाली भिन्नों को जोड़ना बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है कि हम जोड़ न पाएं। अब अगला मैं चलता हूँ, एक पांचवा सवाल, चौथा या 4 हुआ, एक पांचवा सवाल है और पांचवें सवाल को कुछ इस तरह से है। जैसे 5 बट्टा ऋण 9 है और धन फिर है 13 बट्टा ऋण 9 है। 5 बट्टे ऋण 9 धन 13 बट्टा ऋण 9 है। अब यहाँ देखें यह भी ऋण 9 है और ये भी ऋण 9 है, यानी इसका भी हर ऋण 9 है और इसका भी हर ऋण 9 है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हम कोशिश करते हैं समझने की दृष्टिकोण से हमारा क्या होगा, चूंकि ये भी ऋण है ये भी ऋण है, इस ऋण को हम अंश में कर देंगे तो ऋण 5 हो जाएगा, इस ऋण को भी अंश में कर देंगे ऋण 13 हो जाएगा। ये केवल अपनी समझने वाली बात है। अन्यथा हम क्या करेंगे कि इसके अंश में ऋण 1 से और 9 में ऋण 1 से गुणा करेंगे, 13 में भी ऋण 1 से गुणा करेंगे और ऋण 9 में भी 1 से गुणा कर लेंगे तो हमारा हर धनात्मक हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 5 गुणा ऋण 1 बटा ऋण 9 गुणा ऋण 1, फिर धन 13 गुणा ऋण 1 बटे ऋण 9 गुणा ऋण 1। अब आप देखें यह हमारा हो जाएगा क्या, 5 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ये होगा ऋण 5 और बटा ऋण का गुणा ऋण में करेंगे धन, 9 × 9
फिर 13 का गुणा ऋण 1 में ऋण 13 हो जाएगा, ऋण का गुणा ऋण में करेंगे 9 इकन्ने 9। तो इस तरह से हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हर हमारा धनात्मक हो गया, हम लिख लेंगे 9 और ऋण 5 में धन 13 को जोड़ देंगे। जैसा धन ऋण 5 में ऋण 13 को जोड़ देंगे, जैसा कि आपने चौथे उदाहरण में देखा है। तो चूंकि यह भी ऋण 5 है, ये भी ऋण 5 है, तो ऋण 5 में ऋण 13 को जोड़ने पर हमारा मूल्य जो होगा ऋण ही होगा, और यह हो जाएगा ऋण 18/9। तो इस तरह से इस परिमेय संख्या को भी हमने आसानी से जोड़ा। इसी तरह से 2, 3 जो भी परिमेय संख्याएं होंगी, उन परिमेय संख्याओं को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है कुछ इस तरह का है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब आइए अगला सवाल हम लेते हैं, जिनको जोड़ना है हमें। अगला सवाल हमारा है, छठा सवाल है। मान लीजिए आपको 4/6 में ऋण 3/12 को जोड़ना है। 4/6 में ऋण 3/12 को जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखें इसका हर 6 है और इसका हर 12 है। इस 4/6 का जो हर है वह 6 है, और जो ऋण 3/12 है इसका हर 12 है। तो जो 6 है और 12 है इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जैसा कि आप जानते हैं, एलसीएम 6 और 12, जो 6 व 12 का 6 व 12 का एलसीएम, तो 6 व 12 का एलसीएम 12 होगा। 6 और 12 का एलसीएम 12 होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एलसीएम निकालना जानते हैं। अगर आप एलसीएम निकालना नहीं जानते हैं तो एलसीएम पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो 4/6 धन ऋण 3/12, इसको आप थोड़ा सा मैं हिंट करता हूं कि इसको अपनी सुविधा के लिए, अगर हम एलसीएम की बात न करें तो इसको अपने ढंग से आसानी से समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि 12 जो 6 का 2 गुना है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंश में 2 से गुणा कर देंगे और 6 के अंश में भी 2 से गुणा कर देंगे। तो 4 में 2 से गुणा करेंगे, 6 में 2 से गुणा करेंगे, यह भी 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। अब कैसे, 4/6 धन ऋण 3/12। अब क्या हो जाएगा, अब चूंकि एलसीएम 12 है तो 12 में हम इस 6 से भाग दे देंगे, तो 6 दूनी 12। इसका मतलब यह हुआ कि हम 6 में 2 से गुणा करेंगे और 4 में 2 से गुणा करेंगे, यानी 12 में 6 से भाग देंगे। 12 में 6 से भाग देने पर यह हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी हमारा 2 आया। तो इस 2 से इसमें और इसमें गुणा कर लेंगे, तो 4 गुणा 2/6 यानी 4 में भी 2 से गुणा करेंगे और 6 में भी 2 से गुणा करेंगे, और ऋण 3 यह हो गया 12। अब जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, अब यह दोनों के हर समान हो गए और हम लिखेंगे 4 दूनी 8/2 छक्के 12 धन ऋण 3/12। अब आप देखें दोनों के हर समान हो गए, 12 तो 12 और 12 का भी लघुत्तम 12 होगा, यह हो जाएगा 8। यह हुआ 8, और हम लिखेंगे फिर धन, और इसमें से ऋण 3 को घटा लेंगे। तो जब ऋण 3 को घटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5/12 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जिन परिमेय संख्याओं के हर समान नहीं हैं, उन परिमेय संख्याओं के हर को पहले हम समान करते हैं, और हर को समान करने के बाद उस सवाल को हम आसानी से लगा सकते हैं। हम एक और उदाहरण लेकर के परिमेय संख्या को जोड़ने की चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अलग सवाल है, 1/2 धन 3/4 और धन ऋण 3/6। यह 3 परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें हमें जोड़ना है। तो इन 3 परिमेय संख्याओं को भी हम आसानी से जोड़ सकते हैं। अब आप देखें कि एलसीएम जो होगा, एलसीएम 2, 4, 6 का 2, 4, 6 का जो एलसीएम होगा यह होगा 12। 2, 4, 6 का एलसीएम 12 होगा, यानी मतलब हुआ कि हमें 2 की जगह 12 होना चाहिए, इस 4 की जगह भी 12 होना चाहिए, और इस 6 की जगह भी 12 होना चाहिए। अब हम जोड़ेंगे कैसे,
1/2 धन 3/4 धन ऋण 3/6। अब क्या करेंगे, इस 12 में 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, यानी 6 से इसमें गुणा करेंगे और 6 से 1 में गुणा करेंगे तो 6 इकन्ने 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 1 में हमने 6 से गुणा कर लिया और फिर 2 में भी हमने 6 से गुणा कर लिया। फिर आगे चलते हैं, धन या 4 तियाँ 12, 12 में 4 से, इस नीचे वाले 4 से, यानी हर 4 से भाग देंगे, 4 तियाँ 12, तो 4 तियाँ 12, इसका मतलब हम इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 3 बट्टे 4 गुणा 3, पुनः धन हो जाएगा ऋण 3/6 लिख लेंगे। और इसमें देखिए गुणा कितने से करेंगे, 12 में 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, यानी 12 में इसमें ऋण 3 में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 6 से 12 में भाग देने पर 2 आ रहा है, और फिर यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, तो 2 छक्के 12, 3 चौको 12, 2 छक्के 12, 6 दूनी 12। अब हम क्या करेंगे, इन सब को गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद हम जोड़ लेंगे। 6 इकन्ने 6/12 धन 3 त्रिका 9/12 धन ऋण 2 तियाँ 6/12। अब क्या हम करेंगे, इन सब को जोड़ेंगे, क्योंकि सबका लघुत्तम 12 हुआ। 12 के बाद 6 में 9 जोड़ेंगे, 6 धन 9, और यह जो -6 है इसको घटा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा, यह 6 में से 6 घट के 0 हो जाएगा, बचेगा 9/12। और 9/12 को हम काट के आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, हमारा जवाब क्या आया, 3/4। हमारा जवाब क्या हुआ, 3/4 हुआ। तो जैसा कि आप देखें, 1/2 धन 3/4 धन ऋण 3/6 को जोड़ने में हमारा लास्ट में यह आंसर आ जा रहा 3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 और ऋण 3/6 दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हैं, लेकिन चिन्ह इनके विपरीत हैं, यानी यह 1/2 है और यह ऋण 1/2 है, तो 1/2 में से ऋण 1/2 जो है घट जाएगा। अब आप इसको अगर इतना न करना चाहें तो इसको आसानी से ऐसे भी लगा सकते हैं, और इस तरह के सवाल को लगाना परीक्षाओं में हमारी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि हम किस प्रश्नों को कितनी आसानी से अपनी समझ के आधार पर लगा सकते हैं। यहाँ देखें, 1/2 धन 3/4, 1/2 धन 3/4, यह क्या हुआ, 1/2 धन 3/4, और फिर धन ऋण 3/6 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 धन 3/4 धन 3 इकन्ने 3, यह कट जाएगा, 3 इकन्ने 3 और 3 दूनी 6, यह हो जाएगा 1/2। तो आप देखें आसानी से 1/2 में से यह -1/2 घट जाएगा और बचेगा धन 3/4, यह कट के 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा धन 3/4, और यह हमारा हो गया सवाल 3/4। तो हमें ये इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो सवाल है इस तरह के, यह प्रश्न की प्रकृति पर और हमारे समय परीक्षाओं में जो स्थितियां बनती हैं, हमारा उस समय दिमाग किस ढंग से काम करता है उस पर निर्भर करता है। फिलहाल जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को मैंने बताया, और आपने देखा कि मैंने समान हर वाले भिन्नों को भी जोड़ना बताया और असमान हर वाले भिन्नों को भी जोड़ना बताया। चलते चलते हम कुछ सवाल और लेते हैं और उनको लगाते हैं परिमेय संख्याओं पर जिनके हर असमान हैं। अब हमारा एक सवाल है, 1/4 धन फिर है ऋण 5/6, इसको हमें जोड़ना है। तो आप देखें कि 4 और 6 का लघुत्तम जो होगा वह 12 हो जाएगा। अब हमें 4 की जगह भी 12 करना है और 6 की जगह भी 12 करना है, तो 12 में 4 से भाग देंगे, 4 तियाँ 12, जो 3 आएगा, यानी 1/4 में 1 में 3 से 4 में 3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3 इकन्ने 3। 6 से 12 में भाग देंगे तो 6 दूनी 12, हमने 12 में 6 से भाग दिया, 6 दूनी कितना हो गया 12। अब इस 2 से गुणा हम 5 में कर लेंगे, यह हो जाएगा ऋण 5 दूनी 10, और इस तरह से 3 धन ऋण 10 बटे हो गया 12। अब हम क्या करेंगे, 10 में से 3 को घटा लेंगे, ऋण 7/12 हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हम आसानी से लगा सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं
में अगर आप जनरलाइज जो हमारा सामान्य नियम हुआ, वह सामान्य नियम क्या हुआ कि यदि दो संख्याएं P/Q हैं और फिर दूसरी संख्या R/Q है जिनके हर समान हैं, अगर P/Q एक संख्या है, दूसरी संख्या R/Q है, तो हम संख्याओं को जोड़ने में क्या लेंगे, P धन R/Q हो जाएगा, जबकि हर समान है। अगर हर समान नहीं है, अगर हर समान नहीं है, मान लीजिए P/Q है और धन R/S है, दोनों के भिन्नों के हर समान नहीं हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, यह हो जाएगा P का गुणा S में PS प्लस R का गुणा Q में हो जाएगा RQ बट्टे हो जाएगा QS। तब हमारा इस तरह से यह फार्मूला बनता है। तो हम इस तरह के प्रश्नों को जिनके हर समान है परिमेय संख्याओं को, उनको भी, और जिनके हर समान नहीं हैं उनको भी हम आसानी से लगा सकते हैं। अब हम एक अलग उदाहरण और लेते हैं और उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सवाल है 2/15। जो सवाल हमारा है वह है 2/15 और फिर है धन 9/10। यह सवाल हमारा है 2/15 धन 9/10। अब यहाँ आप देखें 15 और 10 का जो लघुत्तम होगा वह 30 होगा, यानी हमें इसे 15 को भी 30 करना है। जो हमारा LCM होगा वह LCM 15 व 10 का, 15 व 10 का जो LCM होगा वह 30 है। तो हमें 15 की जगह 30, 10 की जगह 30, तो 2 में हम 2 से गुणा करेंगे बट्टे 15 में 2 से गुणा करेंगे, धन 9 गुणे ऋण 10, 9/10। तो यह हो जाएगा, इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो 10 तियाँ 30, 15 दूना 30। अब यह हो जाएगा 2 दूनी 4/30 और धन 9 तियाँ 27/30। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया 4/30 धन, यह ऋण 30 को ऊपर कर देंगे, ऋण 27/30 हो जाएगा, तो ऋण धनात्मक हो जाएगा और धनात्मक यह ऋणात्मक हो जाएगा। हालांकि इसमें हम ऋण 1 और ऋण 1 से जनरलाइज गुणा किया गया है। तो अब क्या करेंगे, 4 में से 27 हमारा घट जाएगा, बट्टे हो जाएगा 30, 27 में से 4 घटेगा, ऋण 23 बटा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके भिन्नों के हर समान नहीं हैं उनको भी हम आसानी से लगा सकते हैं, इनको भी हम आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि परिमेय संख्याएं जिनके हर समान हैं उनको भी, और जिनका हर समान नहीं है उनको भी आसानी से लगाया जा सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, और एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में इसमें देख रहे हैं परिमेय संख्याओं का जोड़, जबकि परिमेय संख्याओं के हर समान हो, और दूसरा प्रकरण जिसमें परिमेय संख्याओं के हर समान न हो। तो इस तरह से आप, जैसा कि आप इस तरह के सवालों को अपने गणित की पुस्तकों से आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि एक किताब गणित मंथन कक्षा 8 की, जो कि परिषद के स्कूलों में चलती है, सरकारी स्कूलों में चलता है, उसका पहला चैप्टर ही, गणित मंथन का पहला चैप्टर ही है जो है वह परिमेय संख्याओं पर ही है, और परिमेय संख्याओं के जोड़, घटाने, गुणे और भाग की संक्रियाओं पर आधारित ये पहला चैप्टर है। और उस पहले चैप्टर में जो हमारा पहला अध्याय है अभ्यास 1A, उसमें अनेक तरह के इस प्रकार के सवाल जोड़ घटाने के दिए गए हैं, आप उनको देख करके आसानी से लगा सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम आने वाले वीडियो में जो गणित मंथन है कक्षा 8 के स्तर की, उसमें से परिमेय संख्याओं की जो प्रश्नावली है उसको हम अभ्यास करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।